हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास फिजिक्स के अंदर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। और आज की क्लास उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो चाहे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो सीबीएसई बोर्ड से हो, आरबीएसई बोर्ड से हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हो, उनके लिए क्लास हेल्पफुल होने वाली है। ओके डियर, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखिए, हमें इस बात का याद रखना है कि पहले और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग माना जाता था। लेकिन जैसे और स्टेट ने एक्सपेरिमेंट करा कि किसी भी वायर के अंदर क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उस वायर के सराउंडिंग में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये वायर, इस वायर के अंदर, इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के सराउंडिंग में क्या क्या पैदा होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने वाला है। ओके, तो और इससे पहले अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक चार्ज विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टैटिक चार्ज को इफेक्ट ओनली क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से स्टैटिक चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और अगर हम बात करें किसी भी मूविंग चार्ज की, तो मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करने वाला है। ओके, तो जो मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वो दोनों टाइप की फील्ड से क्या होगा, अफेक्ट होगा। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। एक और पॉइंट हमारे पास, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उस वायर के आसपास क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। और उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है तो वो जो वायर है वो किससे इफेक्ट होगा, दैट विल अफेक्ट ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके आसपास का जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस वायर को अफेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाके रख दिया है तो उस वायर को अफेक्ट या फोर्स लगने वाला है। ओके, और जो हमारा करंट कैरिंग वायर होता है, उस करंट कैरिंग वायर को अपन क्या मानते हैं, अनचार्ज मानते हैं। ओके, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, तो हम देखते हैं हमारे पास, देखिए जो ओरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट है, ओरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट हमारे पास, तो देखिए उसमें क्या है, आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, किसी स्ट्रेट वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास ये स्ट्रेट वायर है, अगर इस स्ट्रेट वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास सराउंडिंग में क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो कैसे पैदा होगा, देखिए ये वायर है हमारे पास, यहां से इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए। क्लियर? और ये हमारा क्या था, दिस इज अवर स्ट्रेट वायर। देखिए ये आपका एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और इसके अंदर क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी। राइट, यहां से क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। तो ये तो क्या हो गया, करंट हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये क्या है, आउटवर्ड। तो ऐसे इसके सराउंडिंग में क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। और हम इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किससे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो ये जो थंब है, दिस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस आवर कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि हमारा जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, या फिर जो करंट कैरिंग वायर वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और आपको एक पॉइंट याद रखना है सिंपल, कि स्टैटिक चार्ज विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, और स्टैटिक चार्ज पर अफेक्ट और इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सिर्फ उस पर इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होने वाला है। और अगर हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है तो मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, मूविंग चार्ज पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। और मूविंग चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अफेक्ट डालेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अफेक्ट डालेगा। कौन से वाले, एक्सटर्नल वाले। ओके, और अगर हम बात करें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की या करंट कैरिंग वायर की, तो करंट कैरिंग जो वायर है वो क्या हमारे पास अनचार्ज होता है, और करंट कैरिंग वायर क्या पैदा करता है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ किससे अफेक्ट होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे एक्सटर्नल, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो आपको यह बात याद रखनी। अब हमारे पास स्ट्रेट वायर का भी अपन निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये था वायर, इस वायर के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास अगर मुझे क्या बनाना है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पैटर्न है वो कैसे बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, राइट। ये क्या हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न है। और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इधर से क्लोज लूप बनाने वाली है, राइट। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और हमारे पास यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस इनवर्ड है, और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, राइट। और ये हम किससे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, ओके। और अगर हम बात करें किसी भी सर्कुलर वायर की, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन के अंदर, ये हमारे पास क्या है, करंट है। तो हम इस राइट हैंड थंब रूल को मॉडिफाई करने वाले, जो हम इस थंब को क्या बोल रहे थे अभी, करंट, और कर्ल फिंगर हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब हम इसे ऐसे कर लेंगे, ये जो हमारी कर्ल फिंगर है ये तो क्या बताएगी, करंट बताएगी, और थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा, ओके। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, क्लियर है। तो आउटवर्ड वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपन कहां से डिनोट करते हैं, डॉट से। तो इस सर्कुलर वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हुए इधर से एंटर हो रहा है, और आउटसाइड क्या है, इनवर्ड। आउटसाइड तो क्या हो गया, इनवर्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अगर हम इन दोनों के अंदर करंट के डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, अगर हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपको ये बात भी याद रखनी है, अगर मैं करंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करूंगा तो जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होता है, इस बात को बताने के लिए हमारे पास बायोट-सवर्ट ने एक रूल दिया था, क्लियर है। देखिए बेटा क्या है, हमारे पास ये कोई वायर है, इस वायर के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस आई करंट फ्लो होने से इसके आसपास क्या पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। और हमें यहां से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, आप ये बताइए बेटा कि डायरेक्शन क्या होगा, यहां हमारे पास डायरेक्शन ये आई, आप राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लिए सिंपल, पहले तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, करंट, और इसको आप ऐसे होल्ड करेंगे तो इस बी वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, क्रॉस होने वाला है, राइट। अब हमें यहां पर एक करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं, ये हमारे पास क्या हो गया, करंट एलिमेंट, और इस करंट एलिमेंट को अपन क्या बोलेंगे, आई डी एल। जो करंट का डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन माना जाएगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन माना जाएगा। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बट करंट एलिमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जिसका डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में होता है, ओके। तो हमारे इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बायोट-सवर्ट रूल से, दैट मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल dB is directly proportional to IDL and directly proportional to the sine of angle between IDL and R vector. For example, this angle is theta, and inversely proportional to the square of distance between this current element and this point P. Okay, when we remove this proportional constant, then we will get that is dB equal something constant k I dl sin theta upon r square, right, ओके। और इस ये जो कांस्टेंट हमारे पास बेटा, इस कांस्टेंट का k का वैल्यू होता है k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट। और अगर हम इसको पूरा कंप्लीट लिखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। और म्यू नॉट हमारे पास क्या है, म्यू नॉट हमारे पास है रिलेटिव, दिस इज सॉरी
म्यू नॉट हमारे पास है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये बात ये आपको याद रखनी। अगर हम यहां से वेक्टर फॉर्म निकालें तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होने वाला है बेटा, ये डीबी वेक्टर इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर आप यहां से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए बेटा, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास आई डी एल क्रॉस आर, ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी बेटा आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हमारे पास आई डी एल क्रॉस क्या हो जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा इंटू क्या कर देंगे अपन, एन कैप कर देंगे, राइट। आई डी एल आर साइन थीटा इंटू क्या कर देंगे अपन, एन कैप कर देंगे। और एन कैप यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आप यहां आई डी एल आर पुट करेंगे तो ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर क्यूब है, तो एक ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एट लास्ट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है हम कहां से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी वाले से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो देखिए हमें क्या करना है, आपको आईडीएल की तरफ अपने इस फिंगर को पॉइंट करना है। आप आईडीएल की तरफ हमने इन फिंगर को पॉइंट किया और आपको किधर रोटेट करना, आर की तरफ। वेयर इज आर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर और दिस इज डायरेक्शन ऑफ आईडीएल। तो आईडीएल क्रॉस आर, तो थंब कहां जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो इस पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड होता है। तो आपको ये बात याद रखनी बायो सावर्ट लॉ की। ओके, और हमें ये भी पता है कि जो चार्ज होता है, कोई मूविंग चार्ज है हमारे पास, एक और देखिए बेटा, हमारे पास एक मूविंग चार्ज है Q और मूविंग चार्ज हमारा v वेलोसिटी जा रहा है। किससे जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो हमारे पास जो इस पॉइंट पर अपन को, जो कि इस Q चार्ज का जो v वेलोसिटी है उसे ये r डिस्टेंस दूर है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, QV sin थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अपन। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो बेटा आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। एक तो चार्ज के लिए कि कोई चार्ज है हमारे पास क्यू चार्ज जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है r डिस्टेंस दूर, वो ये होता है। और हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, राइट। आप इसमें भी देख लीजिए हमारे पास यहां से ये क्या हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमारे पास करंट ये हो गया तो आईडीएल भी कहां होगा, इधर होने वाला है। तो आईडीएल को क्रॉस करना है किसके साथ, आर। दिस इज द आर वेक्टर बेटा, आईडीएल क्रॉस आर, तो कहां आ रहा है, आउटवर्ड। तो इस वाले वायर से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कहां आ गया, आउटवर्ड आ गया। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको बायो सावर्ट लॉ। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, राइट। देखिए अगर हम बात करें किसी भी फाइनाइट वायर की, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट वायर है। इस फाइनाइट वायर में करंट आई फ्लो रहा है। इस फाइनाइट वायर से हमें कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस लिया अपन ने, ए। आप ये आर ले सकते हैं, डी ले सकते हैं। तो हमने यहां से ए डिस्टेंस दूर हमें किसी पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहां से एक पॉइंट पी है, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हमें ये देखना है एंगल यहां से बन रहा है या यहां से बन रहा है। आपने एंगल किससे लिया है, एंड से लिया है या भी कहां से लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का होता है किसी फाइनाइट वायर के लिए, क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर आप साइन थीटा 1, अगर थीटा 1 थीटा 2 साइन की फॉर्मेट में ले रहे तो हमारे पास एंगल ये यहां से बनेंगे, क्लियर है, इस पॉइंट पी से। और अगर आप इसके एंड से एंगल मान रहे हैं, अगर हम एंड से एंगल मान रहे हैं तो हमारे पास एंगल को क्या लेना है, कोस में ले लेना है, राइट। तो किसी फाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 अपॉन 4 पाई। क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर हमारे पास एंगल कहां से ले रहे हैं, एंगल हम ले रहे हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर, तो हमारे पास हम एंगल क्या ले लेंगे, अल्फा और बीटा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए कोस अल्फा प्लस कोस बीटा।
और हम इस फाइनाइट वायर से इस पॉइंट पी पर अगर डायरेक्शन बताएंगे तो डायरेक्शन हम बता सकते हैं सिंपली। अभी आपने पढ़ा कि ये क्या है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और हमें इस पॉइंट पी पर क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इस थंब को इंडिकेट करिए, इन थंब को प्रोजेक्ट करिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपनी फिंगर को उस पॉइंट की तरफ लेके जाइए और उसे मोड़िए आप, ठीक है ना। तो हमारे पास कहां आएगा, इनसाइड। इस वायर से इधर तो कहां है, इनसाइड, और यहां क्या होने वाला है, आउटसाइड होने वाला है। तो हम आराम से निकाल सकते। आपको केयरफुल रहना है कि हमने एंगल कहां से लिया है। अगर आपने एंगल इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी से लिया है तो आपको θ1 θ2 को किस रूप में लेना है, साइन के रूप में लेना है। अगर आपने एंड से लिया है एंगल तो इस अल्फा और बीटा को किस में लेना है, कोस में लेना है। ओके, तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या होता है बेटा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। और अगर हम बात करें एंड से एंगल लेने पर क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। क्लियर। ये हमारे पास फाइनाइट वायर का था। आपको इनफाइनाइट वायर के लिए याद रखना, अगर ये फाइनाइट वायर था तो एंगल, अगर ये इनफाइनाइट होता बेटा तो ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट यहां से बन रहा था ये पूरा ऐसे बनता, तो ये एंगल कितना बनता एंड से, θ1, और ये जो आपका यहां से जो एंगल बन रहा था ऐसे था ना, पॉइंट ऐसे था हमारा, ये यहां से एंगल लिया था आपने, यहां से इसको क्या लिया था आपने, अल्फा। अगर हम यहां से लेने वाले तो आगे ये पूरा का पूरा पॉइंट यहां ना होकर इनफाइनाइट तो ऐसे बन जाएगा, तो फिर अल्फा और बीटा क्या हो जाना है, 0 हो जाना। तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, तो कोस 0 प्लस कोस 0, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और आगे क्या लिखा हुआ था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa 1 प्लस 1, तो 2, तो नीचे वाले 4 को कैंसिल करते इनफाइनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। ये हमारे पास क्या उस वायर से डिस्टेंस है। अगर आप एंड वाले एंगल नहीं लेते और यहां से लेते तो बेटा बताओ ये एंगल कैसे हो जाता, यहां से वाला 90 होता था। अगर ये ऐसे पॉइंट होता इनफाइनाइट तो ये एंगल 90 होता, तो साइन, तो θ1 और θ2 को आपको क्या पुट कर देना है, 90। तो फिर हमारा वो साइन θ1 θ2 वाला फॉर्मूला है ना, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर 2 आ गया, तो नीचे वाले 4 को कैंसिल करके नीचे हमारे पास 2 बच गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया इनफाइनाइट वायर का, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। क्लियर है। देखिए बेटा हमारे पास अगर क्या है, एक इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर से देखिए इनफाइनाइट वायर है, हमें इस पॉइंट p पर जो कि r डिस्टेंस दूर है, यहां से आप एंगल बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाएगा, वहां 90 हो जाएगा ना। तो आप θ1 θ2 को 90 पुट कर देंगे साइन वाले फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। और अगर ये फाइनाइट वायर होता है तो जो भी इनफाइनाइट का आंसर आएगा उसका आधा कर देना। आप इसका आधा करेंगे तो इसमें 2 का डिवाइड करने पर फॉर्मूला कितना बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। क्लियर है। या फिर अगर आप यहीं से उसमें वैल्यू पुट करना चाहते, हमने किस में वैल्यू पुट करी बेटा, हमारे पास b का फॉर्मूला क्या था, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो अगर आप यहां पर θ1 और θ2 को 90 पुट करते हैं तो साइन 90 प्लस साइन 90, 1 प्लस 1 2, और यहां से कैंसिल हो गया, हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πa आ जाएगा। और आप यहीं पर अगर θ1 को क्या पुट करेंगे 90, एक बार θ2 को 0 पुट करेंगे तो θ1 90 हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। तो फिर फॉर्मूला कितना बच जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ये हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन है, हम इन्हीं का डेरिवेशन भी कर सकते हैं। आप किसका यूज करके, बायो-सवर्ट लॉ का यूज करते हुए। क्लियर है। अब हमारे पास बायो-सवर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा। हमारे पास क्या है, कोई हमारे पास सर्कुलर क्या है वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर होने वाला है उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आपको याद रखना है।
तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा B इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए आपके पास ये क्या है, कोई सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है, I फ्लो रहा है। अगर आपको इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हमने देखा था कि हम इसको मॉडिफाई करने वाले हैं। पहले हमारे पास दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर द स्ट्रेट वायर। अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो इसको मॉडिफाई करके आप राइट हैंड थंब रूल को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको ये जो कर्ल फिंगर है इसको तो क्या लेना है, करंट, और थंब क्या इंडिकेट करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो देखिए हमारे पास यहां से आपने इसको ऐसे होल्ड करा तो यहां से देखिए करंट ऐसे फ्लो कैसे आ रहा है, तो इधर यहां से एक डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, राइट। और अगर आप इसे यहां से देखेंगे तो आपको ये कैसा दिखने वाला है, ये आपको नॉर्थ एंड दिखने वाला है, क्लियर। और उस साइड क्या होगा, साउथ होगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस दूर क्या होता है बेटा, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, राइट। एन हमारे पास क्या है, यहां एन बेटा हमारे पास एन क्या है, एन आपके हैं नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर, ठीक है। अगर हम इसी से क्या बनाएं सेंटर के लिए, तो सेंटर के लिए आपको x इक्वल टू क्या पुट करना है, 0। अगर आप बेटा आप इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो आर स्क्वायर प्लस 0, तो आर स्क्वायर कितनी पावर होगी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा आर क्यूब, नीचे आर क्यूब ऊपर क्या है आर स्क्वायर, तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ ओनली आर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर, क्लियर है। आप देखिए हमारे पास ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है बेटा, ये हमारे पास दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आउटवर्ड जा रहा है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है कितना है, आउटवर्ड है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया, हर एक पॉइंट पर सेंटर पे क्या हो गया, आउटवर्ड। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और ऐसे करके एंटर हो रही है, तो यहां आउटसाइड क्या है, इनसाइड है, ओके। ये क्रॉस का सिंबल आपने बना दिया है, राइट। और अगर आप यहां से देख रहे होंगे तो आपको एक कैसा एंड दिख रहा होगा बेटा, दिस एंड विल बी द नॉर्थ एंड, राइट। अगर आप इसे देखें तो हमारे पास ये जो एंड होने वाला है, ये एंड हमें क्या दिख रहा होगा, नॉर्थ दिख रहा होगा, राइट। कैसा फ्लो रहा है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंड कैसा दिखता है, अगर करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज तो हमें क्या दिखने वाला है, वो नॉर्थ पोल दिखने वाला है, राइट। अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता, क्लॉकवाइज होता, तो क्या होता है, यहां कौन सा पोल दिखता आपको, साउथ पोल की तरह ये बिहेव करता। इसका मतलब इसके जस्ट उधर हमारे पास क्या होने वाला है, साउथ पोल होने वाला है, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस कितना होता है, ये आपको याद रखना है, म्यू नॉट करंट आई और उसकी रेडियस का स्क्वायर इंटू एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। और अगर आप सेंटर पर निकालना चाहते हो तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपका जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के थ्रू, कहां पर, सेंटर पर, कितना आता है, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 आर। आर क्या है, रेडियस है, आई उसमें क्या फ्लो रहा है, करंट, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। अगर हम पूरे सर्कुलर इनकी ना बात करके, सर्कुलर कॉइल की ना बात करके किसकी बात करें, हम किसी आर्क वगैरह की बात करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास अगर आर्क है, कोई आर्क है तो उस आर्क में, तो देखिए हमारे पास ये आर्क है, इस आर्क के अंदर जो करंट फ्लो रहा है वो कितना है, आइए, और इसके दोनों एंड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा है, और आर इसका क्या है, रेडियस है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है कहां पर, एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है बेटा ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क, वो क्या होने वाला है,
वो आपको याद रखना है म्यू नॉट आई क्या है, इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट, और ये 2R, और जितना एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। अगर ये पूरा सर्कल होता तो हम थीटा को क्या पुट कर देते 2 पाई। अब थीटा अगर 2 पाई होता तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, वापस फॉर्मूला क्या बन जाता म्यू नॉट आई अपॉन 2R। एन तो क्या है नंबर ऑफ टर्न है ओनली, अगर यहां नंबर ऑफ टर्न 1 लेता मैं तो ये फॉर्मूला क्या बनता बी एट द सेंटर इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2R, राइट। तो हमें ये भी याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर आर्क के थ्रू सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। आपको याद रखना है थीटा को क्या पुट करना है रेडियन में पुट करना है, क्लियर है, पाई के फॉर्मेट में पुट करना है, राइट। अगर ये क्या होता, ये हमारे पास क्या होता, अगर ये सेमी सर्कल होता तो सेमी सर्कल होता तो थीटा क्या रखते थीटा पाई रखते, तो थीटा पाई रखते, आप यहां पाई रखिए, पाई से पाई कैंसिल होके क्या हुआ हाफ हो जाता। तो जो भी पूरा सर्कुलर कोइल होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ हो जाएगा, कब, जब क्या होगा सेमी सर्कल होगा, राइट। तो हमें इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी क्या है इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, और ये सेंटर का भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एम्पियर सर्किटर लॉ, क्लियर है। एम्पियर सर्किटर लॉ ये होता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज इन दैट एम्पियन लूप। उस लूप को क्या नाम बोलेंगे एम्पियन लूप नाम बोलने वाले हैं। तो हमारे पास क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट एंड समेशन ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन दैट लूप, राइट। जैसे कि बात करते हैं बेटा, हमारे पास करंट फ्लो रहा है I1 और ये करंट फ्लो रहा है कितना है I2, और ये आपके पास कोई थर्ड वायर है जिसके अंदर करंट कितना फ्लो रहा है I3 फ्लो रहा है, और हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो हमने क्या माना है एक लूप मान लिया है, राइट। हमने ये क्या मान लिया बेटा एक लूप मान लिया, क्लियर, ये हमारे पास लूप है। इस लूप के लिए आपको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए हमारे पास अगर आप इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना, कैसे मूव कर रहे हैं ऐसे, अगर आप इस लूप में इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लियर, आप बी डॉट डीएल ऐसे निकालना चाहते हैं तो जो थंब इंडिकेट करेगा, अगर बी डॉट डीएल है और अगर थंब ऊपर है तो जो इस थंब के डायरेक्शन में जो करंट होंगे वो हमारे पास क्या ले जाएंगे पॉजिटिव ले जाएंगे। तो आप अगर हम यहां से ले रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव क्या लेंगे I1 और I2 क्या होगा पॉजिटिव और I3 क्या होगा नेगेटिव होगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए आप लिख सकते हैं बी डॉट डीएल इक्वल म्यू नॉट, अगर कोई करंट आउटसाइड वाला है तो आपको इसको कंसिडर नहीं करना, आपको इस लूप के अंदर वाले करंट को लेना है, I1 को लेना है, I2 को लेना है और किसको लेना है I3 को लेना है, और I1 I2 को क्या लेना है प्लस में लेना है। तो I1 प्लस I2 और I3 का आ जाएगा माइनस में। I3 क्यों माइनस में लिया हमने, यहां I3 इसलिए माइनस में लिया है कि हम बी डॉट डीएल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और अगर आप बी डॉट डीएल का डायरेक्शन ये ले रहे हैं तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट का क्या होगा पॉजिटिव माना जाएगा। जो थंब का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अगर कोई करंट फ्लो रही है तो उसको क्या ले जाएगा पॉजिटिव, और ये थंब के डायरेक्शन का ऑपोजिट था इसीलिए इसको क्या लिया नेगेटिव लिया। तो आपको याद रखना है हमारे पास कि एम्पियर सर्किट वाला क्या होता है बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ करंट एनक्लोज। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए हमारे पास कि ये कोई एम्पियन लूप है, इसके अंदर करंट, ये करंट क्या हो रहा है आउटसाइड आपकी साइड फ्लो रहा है और इस बोर्ड के इनवर्ड है, और ये भी क्या है बोर्ड के इनवर्ड है। और अगर आप इस लूप के अंदर, ये आपको लूप दिख रहा होगा बेटा, अगर हम इस लूप के अंदर कैसे मूव कर रहे हैं, इफ वी आर मूविंग जस्ट लाइक दिस,
अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं तो अगर आपने जो थंब का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में अगर कोई करंट है तो उसको क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ये क्या है, आउटसाइड है, तो I1 को क्या लेना है, प्लस लेना है। I2 क्या लेना है, माइनस लेना है। I3 को तो लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे इस एम्पीयर लूप से क्या है, बाहर है, राइट। तो B डॉट DL क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज इन दैट लूप। करंट कौन सा लेने वाले, I1 और I2 जो कि लूप के अंदर है। और I1 को क्या लिया प्लस, I2 को क्या लिया माइनस। क्यों माइनस लिया, क्योंकि जो हमारा B डॉट DL था, जिस पाथ पर अपन मूव कर रहे थे, उस पाथ पर अपने अगर ये रूल लगाया राइट हैंड वाला, थंब जिस डायरेक्शन में उसको क्या लेने वाले, प्लस लेने वाले। और I3 को कंसीडर क्यों नहीं करा, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड है। बात आपको याद रखनी है, B डॉट DL के अंदर जो हम करंट लेते हैं वो उस एम्पियन लूप के अंदर वाला लेते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द ऑल द करंट प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी की एप्लीकेशन से भी आप निकाल सकते हैं, किससे, एम्पियन सर्किट लॉ से आप निकाल सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, फाइनाइट लेंथ का, क्या है, फाइनाइट लेंथ का हमारे पास सोलेनॉइड है। उस फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। आपको याद रखना है हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड है, उसका लेंथ कितना है L, और आपको इस पॉइंट P पर जो कि इसके एंड से थीटा 1 एंगल सबटेंड कर रहा है, और इधर से ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा 1, इस तरह से कितना है, थीटा 2। एक साइड से थीटा 1 लिया हुआ है, एक साइड से क्या लिया है, थीटा 2 लिया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट P, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। अगर ये इनफाइनाइट होती, अगर ये इनफाइनाइट होती तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्या होता, ये बहुत दूर होता, तो ये जो एंगल कितना होता, 0, और ये एंगल भी कितना होता, 0। तो कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2 के अंदर हम थीटा 1 और थीटा 2 को अगर 0 पुट कर दें तो कोस 0 प्लस कोस 0, तो कोस 0 का वैल्यू 1 होता है बेटा। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो यहां अगर हमारे पास 2 आ जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हमारे पास जो एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, और आपको इस बात का याद रखना है, ये जो लेंथ है हमारे पास सोलेनॉइड की, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड should be very very greater than the cross section area, or you can say the radius of this solenoid, right? और outside the solenoid magnetic field क्या होता है, 0 होता है। इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, पूरा पूरा यूनिफॉर्म उसके अंदर होता है। किसके लिए, फॉर द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। और किसी फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, किसी एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। अगर ये इनफाइनाइट ना होकर सेमी इनफाइनाइट होती और किसी भी एक एंड पर पूछता, कहां पूछता, किसी एक एंड पर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या कर देते अपन, हाफ कर देते। तो कितना आ जाता, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B एट द एंड ऑफ सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। क्लियर। अगर हम बात करें टोरॉइड की, तो टोरॉइड क्या है, इसी सोलेनॉइड को आप इस शेप में बना दीजिए तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने वाला है, सेम। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है पूरा पूरा अंदर होता है, आउटसाइड क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन याद रखना यहां से हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और सारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने कहां लिए हुए, इसकी सरकमफ्रेंस पे लिए हुए। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r हो जाएगी। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो जो हमारे पास B का फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई।
इस एन की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, कैपिटल एन अपॉन 2πr। तो हमारा फॉर्मूला कितना बन जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr। ये r क्या है, r हमारी मीन रेडियस है। अगर इनर वाले कोर का रेडियस कितना है r1, आउटर कितना है r2, तो जो मीन रेडियस होने वाली इस टोरॉइड की r मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो आपको सोलेनोइड का भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ध्यान रखना है, और किसी फाइनाइट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी याद रखना आपको। और आपका जो इनफाइनाइट सोलेनोइड होती है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला b इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। और अगर हम इस एंड से देखें, आप अगर इस एंड से देख रहे हैं और आपको क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो क्या दिखेगा, साउथ दिखेगा। और आप अगर इस एंड से देख रहे हैं और आपको कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या दिखेगा, ये नॉर्थ दिखने वाला है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जब भी हमारे पास कोई मूविंग चार्ज होता है तो मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और साथ में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। और जब उसी मूविंग चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और जो फोर्स होने वाला है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास जो फोर्स होने वाला है एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, राइट। अगर हम बात करें इसको आप मैग्नीट्यूड में निकालें तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। और जो इस एफ वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो हम कहां से दे सकते हैं, आप या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, दिस इंडेक्स फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दिस मिडल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट चार्ज, और दिस थंब विल इंडिकेट द फोर्स। दिस इज द फर्स्ट रूल। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं हमारे पास राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, ये जो फिंगर्स है, दिस फिंगर विल show the direction of magnetic field and this thumb will indicate the direction of velocity vector of the positive charge and this palm face will the direction of force, right। और इवन आप एक थर्ड इससे भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास आपको पहले वेक्टर की तरफ ये फिंगर पॉइंट करनी है और किधर घुमानी है, दूसरे वेक्टर की तरफ, और जो थर्ड होगा वो हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। आपको वी वेक्टर की साइड क्या लेनी है, फिंगर, और किधर घुमानी है, बी की साइड, तो क्या आ जाएगा, फोर्स। या फिर हमें ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, वेलोसिटी वाला वेक्टर किसका, चार्ज का, ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। क्लियर। तो हम इसका डायरेक्शन का कैसे निकाल सकते हैं, हम आप तो या तो यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या निकालने के लिए, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो एक तो इस्तेमाल कर लो आप राइट हैंड थंब रूल का, दूसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो थर्ड हमारे पास क्या है, राइट हैंड पाम रूल। ये आपको याद रखना। इसका जो मैग्नीट्यूड था एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब ये जो फोर्स है किस पर डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर हमारे पास चार्ज ही रेस्ट में रहेगा, अगर v जीरो रहेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मूविंग चार्ज को अपन किस में पुट कर रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फिर वो क्या लगेगा, उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये डिपेंड करता है हमारे पास एंगल वगैरह पर। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, अगर थीटा बराबर क्या होता, जीरो, अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो, तो उस पर फोर्स क्या होगा, नहीं लगेगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है।
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा है, तो इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। इसकी पाथ क्या होने वाली है? इसकी पाथ रहेगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगी। और अगर वेलोसिटी वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या है? बोथ आर परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना है? 90 है। तो हमारे पास उस पर जो फोर्स लगने वाला है, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? क्यू वी बी साइन क्या पुट कर देंगे? 90। साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो हमारे पास फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू वी बी। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम रूल कैसे निकाल सकते हैं बेटा? ये हमारे पास क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आप यहां देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लस आई कैप डायरेक्शन, और दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। वेयर इज वेलोसिटी वेक्टर? इन द माइनस के, राइट? एंड दिस इन द माइनस जे, दैट इज द फोर्स वेक्टर, राइट? आप ऐसा समझ सकते हैं बेटा। ये हमारे पास आई वेक्टर है, आई वेक्टर की साइड में किसको लिया है? मैग्नेटिक फील्ड को। अगर जे ऐसा है तो माइनस जे कहां होगा? इस साइड। अगर ये प्लस आई है, इधर क्या होगा? माइनस आई। और इधर प्लस के, तो अंदर क्या होगा? माइनस के होगा। तो यहां से अपन फोर्स वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस जे केप। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लस आई आई केप में और हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर किस में? माइनस के केप में, तो जो फोर्स वेक्टर हो किस में आएगा? माइनस जे केप में आएगा। क्लियर है? ऐसे करके अपन निकाल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी भी चार्ज के ऊपर, वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें फोर्स और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो जो वर्क होने वाला है, वर्क बाय द मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होगा? जीरो होगा। अगर वर्क जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क डन बाय द ऑल द फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन ही जीरो है तो डेल्टा के कितना होगा? जीरो। अगर डेल्टा के जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास वेलोसिटी क्या रहने वाली है? अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा? जीरो। कब? जब फोर्स और वेलोसिटी क्या हो? परपेंडिकुलर हो, राइट? तो आपको याद रखना है बेटा कि वर्क डन इज जीरो बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ क्या करता है? उसका डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी स्पीड चेंज नहीं करता है। तो आपको इस फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और अगर थीटा क्या है? 0 या 180 तो जो हमारा चार्ज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा विदाउट एनी डेविएशन। जैसा है वैसे ही रहेगा। और अगर हमारे पास थीटा कितना है? 90, तो कौन सा मोशन करने वाला है? वो सर्कुलर मोशन करने वाला है, राइट? नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है, कैसा है? इनवर्ड है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है? कोई चार्ज मूव कर रहा है ना? कोई चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, हमने चार्ज को अंदर मूव करा दिया, राइट? मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है? इस बोर्ड के इनवर्ड है। और चार्ज कहां है? इस साइड मूव कर रहा है। चार्ज Q और मास कितना है? m है। इस पर फोर्स कितना लगने वाला? अभी अभी हमने पढ़े फोर्स के कुछ रूल पढ़े हैं, फोर्स निकालने के। बताओ क्या होता है? एक तो क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के वेलोसिटी वाला डायरेक्शन होगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारे पास क्या हो गया? वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स का लग रहा है? इनवर्ड लग रहा है, राइट? आप यहां देख ली, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या हो गया? फोर्स हो गया। समझ गए ना? ये तो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है? फोर्स। या फिर हम दूसरा कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड पाम रूल से। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगी। थंब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और पाम फेस क्या होगा? फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इनसाइड। थंब क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पाम किधर फेस कर रही है? इस साइड। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया बेटा? फोर्स का। तो इस पर फोर्स लग रहा है। कहां लग रहा है? इनवर्ट फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। और ये सर्कुलर मोशन करेगा। अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन के लिए यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है?
हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा Q V B साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। उस चार्ज का मास कितना है m, और वो मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है कितनी रेडियस से मूव करने वाला, फॉर एग्जांपल उसका रेडियस अपन r मान लेते हैं। क्लियर है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, m v स्क्वायर अपॉन r। तो ये हो गया हमारा m v स्क्वायर अपॉन r, राइट। तो यहां से हमने दोनों फोर्स को बैलेंस कर दिया। किस किस को, एक तो मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। आप यहां से इस r का वैल्यू बना सकते हैं ना, इस v से v कैंसिल होके हमारा जो r है बेटा r इधर आ जाएगा, और आप q vb को नीचे रखिए और v से v एक कैंसिल होके हमारे पास रेडियस आ जाएगा इस सर्कुलर पाथ का, जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसका r इक्वल हो जाएगा m v अपॉन q इंटू b। और mv क्या होता है, मोमेंटम। इसको आप क्या लिख सकते हैं, द मोमेंटम p अपॉन लीनियर मोमेंटम p अपॉन q इंटू b। क्लियर है? आपको ये भी पता होगा कि लीनियर मोमेंटम p और हमारी काइनेटिक एनर्जी k, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, देखिए बेटा p इक्वल टू होता है हमारे पास √2m_k, या फिर आपने ऐसा पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है बेटा, p स्क्वायर मतलब लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। तो हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस r इक्वल टू mv अपॉन qb, और ये p क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है √2m_k अपॉन qb। अगर हमारे पास कोई चार्ज, अगर कोई चार्ज एक्सलेट हो रहा है तो एक्सलेशन उसकी वजह किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आएगा। तो उस पर जो अगर काइनेटिक एनर्जी बना हुई है वो काइनेटिक एनर्जी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, कई से फर्दर आगे आप रिप्लेस कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज तो क्या हो गया Q, और वो कितने पोटेंशियल से एक्सलेट हो रहा होगा उसको बोलता हूं मैं डेल्टा V। V क्या, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप K की जगह बेटा क्या पुट कर सकते हैं, Q इंटू डेल्टा V भी पुट कर सकते हैं। अगर हम बात करने वाले टाइम पीरियड की, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2πr अपॉन v आ जाएगा। आप यहां से जो रेडियस थी हमारे पास, हमने रेडियस r ली हुई है, रेडियस हमारे पास क्या है, r है। मैंने कैपिटल स्मॉल आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप कैपिटल लिखे चाहे स्मॉल लिखे, दोनों सही है। हमारे पास t बराबर कितना आ जाएगा, 2πr अपॉन v। हमारे पास r के वैल्यू यहां पुट करिए तो आपका जो टाइम पीरियड है t बराबर क्या हो जाएगा, 2πm अपॉन q भी आ जाएगा। क्लियर है? और ये जो टाइम पीरियड है ये स्पीड पर इंडिपेंडेंट होता है। आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इवन आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे अपन, इसका उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, QB अपॉन 2πm हो जाएगा, राइट। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं इस चार्ज पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, K इक्वल टू ½ mv²। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारे पास होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है ½ mv²। अगर आप जो v है, v का वैल्यू क्या है बेटा, आप v का वैल्यू यहां से रख दीजिए। यहां से हमारे पास रेडियस है ना, रेडियस का फॉर्मूला कितना है, mv अपॉन qb, राइट। आप यहां से क्या पुट कर सकते हैं, वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी, v इक्वल टू qb r अपॉन m। तो हमारे पास qb r कैपिटल R ले सकते हैं हम। तो यहां वेलोसिटी का स्क्वायर रखेंगे तो एक m कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरा स्क्वायर होगा ना, qb r स्क्वायर अपॉन m²। तो नीचे ये वाला m कैंसिल होकर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, qb r होल स्क्वायर अपॉन 2m, या फिर इसे बोल सकते हैं q² b² r² अपॉन
2m। अगर हमारे पास कोई से भी चार्ज पार्टिकल है, उन सारे चार्ज पार्टिकल की अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो जो उनका जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी द प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ m अपॉन क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखने सारे फॉर्मूले। रेडियस का फॉर्मूला r इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, m v अपॉन q b होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q b होता है। और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है। और याद रखना है कि हमारा जो टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड। देखिए अभी हमने हमारा जो चार्ज पार्टिकल था उसको थीटा बराबर 0 पे, तो वो हमारे पास क्या मूव क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन। अगर हम थीटा 90 लें तो कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अगर अब एंगल ना तो 0 रखने वाले हैं ना 90, अगर हमारे पास 0 और 90 के बीच का अगर एंगल है और किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, राइट। हमारे पास देखिए बेटा ये क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, राइट। तो इस v वेलोसिटी के आप कितने कंपोनेंट करेंगे, 2। एक तो ये वाला हो जाएगा, दिस इज v cos थीटा एंड दिस वन इज v sin थीटा। ये जो v cos थीटा है दिस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो वेलोसिटी वाला वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा वो हमारे पास क्या होगा, मूव नहीं करेगा। उस वेलोसिटी वेक्टर की वजह से वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में रहेगा। तो ये जो हमारे पास v cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव कराएगा। और जो आपका v sin थीटा वाला, ये जो v sin थीटा वाला वेक्टर है बेटा, ये v sin थीटा वाला वेक्टर ऐसे करके सर्कुलर मोशन करेगा, राइट। और उसका सेंटर कहां होगा, इनसाइड होगा, राइट। तो ये v sin थीटा वाले वेक्टर की वजह से ये कौन सा मोशन करने वाला है, सर्कुलर मोशन करने वाला है। और v cos थीटा की वजह से कहां जाएगा, ये आगे। तो ऐसे करके हमारे पास जो पूरी की पूरी जो पाथ होने वाली है वो कैसी पाथ हो जाएगी, ये मोशन कौन सा हो जाएगा, हेलिकल मोशन। और ये जो पाथ होने वाली है इस पाथ को आप क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोल सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप क्या नाम सकते हैं इसे, हेलिकल पाथ, राइट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो इसको क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये कौन सा कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर, जो कौन है, v sin थीटा है। और ये आगे मूव किसकी वजह से करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कौन है, v cos थीटा, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास जो रेडियस आने वाली है, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, m v, रेडियस है ना, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v। भाई वेलोसिटी कौन सी लेंगे, जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है, परपेंडिकुलर वाली, अपॉन q v b। तो आप जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के, उसका वैल्यू क्या है, v sin थीटा। तो जो रेडियस आ गया हमारे पास r इक्वल टू क्या आ गया, m v sin थीटा अपॉन q b। और जो v cos थीटा है उसकी वजह से आगे जाएगा। तो हमारे पास ये पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होने वाला है। इधर से देख रहे हैं तो ऐसे चलेगा, और आप देखेंगे तो ये इस टाइप से आगे बढ़ने वाला है, क्लियर है। मैं ऐसे देखूंगा तो ऐसे मूव कर रहा होगा, राइट। अब देखिए ये जो है ये आगे किसकी वजह से जा रहा है, ड्यू टू द v cos थीटा, और सर्कुलर किसकी वजह से कर रहा है, ड्यू टू v sin थीटा। अगर हम बात करें पिच की, तो पिच इक्वल होता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, v cos थीटा, और टाइम पीरियड कितना लगा। टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पर, अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, तो t बराबर क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q b होता है। तो हमारे पास जो पिच है, पिच इक्वल टू हो जाएगा v cos थीटा। v cos थीटा क्या है, पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इनटू क्या हो गया, t। ये हमारे पास क्या है, पिच। तो पिच इक्वल टू v cos थीटा इंटू t। व्हाट इज वैल्यू ऑफ द t, 2 पाई m अपॉन q b। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि जब भी हमारे पास चार्ज एंटर करता है, चार्ज एंट्री मारता है, ना तो थीटा 0 पर ना 90 पर, और थीटा 0 और 90 के बीच में तो कौन सा मोशन करेगा, वो हमारे पास हेलिकल मोशन करे। उसकी पाथ को क्या बोलेंगे अपन, हेलिकल पाथ बोलने वाले हैं। और याद रखना रेडियस का फॉर्मूला कितना आएगा, r इक्वल टू m v sin थीटा अपॉन
क्यू बी, क्योंकि v साइन थीटा वाला कंपोनेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे पास जो v cos थीटा है वो उसको कहां मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, और v साइन थीटा क्या मूव कराएगा, उसको सर्कुलर मोशन मूव कराएगा, राइट डियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी सेलेक्टर की, तो वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की क्या वेलोसिटी रहे कि वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिए विदाउट डिफ्लेक्शन वो मूव कर जाए। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा डायरेक्शन, और हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो अगर चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगने वाला है मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, सो दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अगर उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो इसको डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए इस पर एक और फोर्स लगना चाहिए, कहां, डाउनवर्ड, दिस इज द अपवर्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। इसको डाउनवर्ड क्या होना चाहिए, हमारे पास फोर्स लगना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, तो हमें ये पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव रखेंगे तो ऑपोजिट होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। हमें पता है ना कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स होने वाला है एफ मैग्नेटिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। आप अगर इसको मैग्नीट्यूड में तोड़ेंगे तो एफ एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी, तो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर, क्यू वी बी, राइट। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उस चार्ज को क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। अगर ये अनडिफ्लेक्टेड हो रहा है तो आप दोनों को इक्वल कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन B मैग्नेटिक फील्ड। तो वही वाला चार्ज पार्टिकल यहां से मूव होगा जिसकी जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास कोई भी वायर है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो उसको क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। हमारे पास एक एल लेंथ का वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसको अपन ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया है तो उसको फोर्स लगने वाला है। तो उसका जो फोर्स होगा एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस बी, राइट। तो हमारे पास जो फोर्स होने वाला है एफ इक्वल टू क्या होगा, आई एल क्रॉस बी। देखिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, और ये आपके पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है एल, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के कहां है, इनवर्ड है। इसको जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन अपन काय से निकाल सकते हैं, अभी आपने देखा था। आप देखिए ये क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट। जिधर करंट फ्लो होता है उधर ही कौन फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो दिस वायर विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द राइट हैंड palm rule. This is the direction of magnetic field and this is direction of the current, and this palm face will be the direction of force. Look at here, this is the magnetic field
or this is the direction of current. So thus palm face will be the direction of force. Clear? अगर हमारे पास कोई रेंडम शेप का क्या है, वायर है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रेंडम शेप का वायर है, इसके अंदर करंट फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है इसको, वो हमारे पास एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। आपको याद रखना है, हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी है इस पॉइंट ए इस पॉइंट बी के बीच का लेंथ वेक्टर, ये इफेक्टिव लेंथ वाला वेक्टर ये लेना है। करंट का डायरेक्शन अगर ये तो आप एल वेक्टर ये लेंगे, अगर करंट बी से कहां होगा, ए होगा, तो आप एल वेक्टर ये लेंगे, राइट। तो आप यहां देखिए इसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है ये भी आप निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल यूज कर लीजिए आप। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसको फोर्स का लगेगा इस डायरेक्शन में, राइट, इसको फोर्स इधर लगने वाला है। और अगर हमारे पास कोई भी लूप हो, है ना, क्या हो, कोई भी लूप हो, यहां से इससे स्टार्ट यहीं से हो रहा है, मान लो करंट फ्रॉम ए टू बी, दोनों पॉइंट यही हो गए, तो इसका जो एल वेक्टर है बेटा, एल वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी लूप को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, 0 लगता है, राइट। नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, क्लियर है। एक स्ट्रेट वायर के लिए और कोई अगर रेंडम शेप का कोई वायर है उसके लिए भी आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, कोई से भी हमारे पास 2 वायर है और 2 वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो जो दोनों वायर है वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अगर दोनों में डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन, क्लियर है। देखिए हमारे पास एक वायर है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1। इस I1 करंट की वजह से, इस I1 की वजह से इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड होगा सर, क्लियर है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होने वाला ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर क्या है, इनवर्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किसका है, फर्स्ट वाले वायर का, B1। इस B1 का वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर मान लो कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन क्या ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को आप D ले लो, क्या ले लो, D ले लो। तो ये बताइए आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है बेटा, इस इनफाइनाइट वायर से D डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा हुआ है, B करंट I1 है तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 बोल दिया, तो B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है, D। अब देखो ये जो हमारा I2 वाला वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो किस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, B1 के अंदर, तो क्या इसको फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा सर। कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and direction of current, right, magnetic field, and this is the I2, so this will be the force, clear. So that means this is the direction of force on second wire when current flowing in the first wire, sorry, force on second wire when this second wire is placed in the magnetic field produced by the first. So what is the force, the force on second wire when this second wire is placed in the magnetic field produced by the first wire. So that will be equal to the, what is formula of the force, I2 L B1 and sin 90. What is angle between L and B? Suppose this is the, we have taken this finite length, we are considering only for this length. So for example, this length is L, right? So the force equal to the I2 L B1 sin 90. This is I2,
व्हाट इज वैल्यू ऑफ द V1? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d, और sin 90 will be the 1. So the force on second wire when this second wire is placed in the magnetic field produced by the first wire, that will be equal to that is mu naught I1 I2 upon 2 pi d into L. अब आप चाहें तो फोर्स पर यूनिट क्या निकाल सकते हैं? लेंथ निकाल सकते हैं. आप अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे यहां से तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन सेकंड वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर अपॉन लेंथ इक्वल टू, ये L1 को आप नीचे लेके जाइए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. क्लियर? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आ गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. ये क्या करने वाला है? अट्रैक्शन. आप सेम टू सेम इसके ऊपर भी क्या निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं. ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड वायर. क्लियर है? वो भी आ जाएगा. तो आपको याद रखना है फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी. तो आप यहां से अगर इसको आप दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं. फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 पाई डी. आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करिए क्योंकि आपने पता है कि हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो आप ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 का कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई डी. और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैन बी रिटन एज k. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 k I1 I2 अपॉन डी. क्लियर? और अगर हमारे पास 2 वायर है, उन वायर में अगर डायरेक्शन करंट का क्या है? ऑपोजिट है, तो एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. आप यहां से भी निकाल सकते हैं. यहां से हमें एग्जाम में बेटा एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप देखिए यहां से हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 2 k I1 I2 अपॉन 2. अगर किसी भी वायर को यहां आप क्या पुट करें? याद रखना बेटा, अगर इफ I1 और I2 कितना रहे? 1 एम्पियर, और उन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस कितना हो? 1 मीटर हो, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द, आप I1 और I2 को 1 एम्पियर पुट कर दीजिए और D की जगह भी आप 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू के. व्हाट इज वैल्यू ऑफ द के? 10 की पावर -7. और यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर हो जाएगा. राइट बेटा? तो अगर हमारे पास किसी भी वायर को 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर फोर्स फील हो रहा है पर यूनिट लेंथ, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट उसमें 1 एम्पियर फ्लो होगा. डिस्टेंस क्या रहेगी? 1 मीटर. तो 1 एम्पियर करंट क्या है कि जब भी हमारे पास किसी भी वायर को पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स हो, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर हो, और उन वायर के बीच का गैप कितना हो? 1 मीटर, तो जो उस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है. क्लियर? तो अभी आपने क्या देखा कि हमारे पास जब भी कोई वायर है, वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. राइट? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हमारे पास टॉर्क और उसकी एनर्जी क्या होती है किसी भी लूप की. क्लियर? अगर हमारे पास कोई कॉइल है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म में हो चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसमें करंट कितना है? I करंट फ्लो हो रहा है, और उसका एरिया क्या है? A है. तो जो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M. क्लियर है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू होता है बेटा N. N क्या है? नंबर ऑफ टर्न.
आई करंट और ए क्या है, एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का होगा, एम इक्वल टू एन आई ए, राइट। और इस आप यहां देखिए हमारे पास कोई लूप है रेक्टेंगुलर कोइल, उसके अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और दिस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इसके एल होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, और जिधर एरिया वेक्टर है उधर ही कौन होगा, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्लियर है। तो यहां से अगर हम टॉर्क निकालें तो इसको जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्क इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। क्या होता है, टॉर्क इक्वल एम क्रॉस बी होता है, और एम इक्वल टू क्या है, एन आई ए क्रॉस बी। आप इसे और सोल्व करेंगे, ए क्रॉस बी तो एन आई ए बी साइन थीटा, राइट। इसका मतलब हमारे पास जो एम का डायरेक्शन होता है वो किसके डायरेक्शन के अलोंग होगा, एरिया के अलोंग होगा, क्लियर। और अगर इसके लिए एनर्जी निकालें तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, क्लियर। और इसको आप ब्रेक करेंगे तो माइनस एम बी कोस थीटा। और बेटा अगर थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, अगर हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो, जीरो, तो थीटा इक्वल टू अगर जीरो होगा तो टॉर्क मिनिमम टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा तो यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस एम बी, जो कि मिनिमम होने वाली है, राइट। और अगर हमारे पास थीटा कितना हो, 180 हो, थीटा अगर 180 हो तो अगेन टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, जो कि मिनिमम टॉर्क में आ सकता है। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, वो क्या हो जाएगी, प्लस यूबी। ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो आपको याद रखना है हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू एन आई ए, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। एक स्टेबल, दूसरा क्या है, अनस्टेबल। और हम जो रिफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हमारे पास एंगल थीटा क्या होता है, 90 वाले थीटा से आप इसे थीटा एंगल तक घुमाएंगे तो कितना एनर्जी स्टोरेज होगा, यू इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट बनने वाले जो हमारे पास क्या है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। जो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, किसी भी कोई रेक्टेंगुलर कोइल होती है, किसी हमारे पास सिलेंड्रिकल आयरन कोर के ऊपर एक रेक्टेंगुलर कोइल व्रेप रहती है, उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है, और हमें ये पता है जब किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे और उसको अपन किस में रख देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक टॉर्क। और मैग्नेटिक टॉर्क अभी आपने पढ़ा, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एम क्रॉस बी। और व्हाट इज एम, एन आई ए। सो द मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, क्लियर। और उस पर एक स्प्रिंग से, एक पॉइंटर से पॉइंट होता है, तो उसके अंदर क्या आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो बैलेंसिंग लेंथ के अंदर हमारे पास यहां पे ऐसा मान सकते हैं, जो बैलेंसिंग टॉर्क होगा बैलेंस के अंदर, जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा हमारे पास, मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू हमारे पास होता है एम क्रॉस बी। तो आप लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, और साइन हम या 90 लेंगे, 90 क्यों लेंगे, हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है, हमें मैक्सिमम रखना है टॉर्क अगर मैक्सिमम रखना है तो उसके लिए हमारे पास थीटा क्या होगा, 90, थीटा 90, थीटा किसके बीच का एंगल है, एम और बी, एम वेक्टर और बी वेक्टर, या फिर एरिया वेक्टर और बी वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, एम वेक्टर का, इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क का कुछ कांस्टेंट इनटू कितना आ जाएगा, कितना डिप्लेशन है उसको क्या बोल दो मैं, थीटा बोल दे। तो हमारे पास हो जाएगा एम बी, व्हाट इज एम, एन आई ए एंड बी साइन 91, दैट इज इक्वल टू के थीटा। तो क्या आ गया, एन आई ए बी। तो आप देखिए एन आई ए बी इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू थीटा आ गया, राइट। अगर हम यहां से डिप्लेशन का फॉर्मूला निकालें फाई का वैल्यू, तो फाई इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आप थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, एन आई ए बी अपॉन के, राइट। और आप यहां से ए को
आई को साइड में कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होने वाला है थीटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, करंट। और ये क्या है, सारे कांस्टेंट है। एन क्या है, इसके अंदर जो कोयल होगी उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न होंगे। और हमारे पास ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। बी क्या है, जो हॉर्स शू मैग्नेट लिया आपने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। और के क्या है, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट है। क्लियर है। अगर हम बात करने वाले करंट सेंसिटिविटी की, तो जो करंट सेंसिटिविटी होती है बेटा, एस आई, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। आप फाई अपॉन आई कर दीजिए या फिर थीटा अपॉन आई। यहां से आप क्या निकालेंगे, थीटा अपॉन आई। आई को नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन ए बी अपॉन के, राइट। आप वोल्टेज सेंसिटिव निकाल सकते हैं, वी एस इक्वल टू क्या होगा, डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज। डिफ्लेक्शन अपॉन वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होम्स लॉ से। आप फाई अपॉन थीटा अपॉन आई क्या है, एस आई, तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर। या फिर आप यहां से वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी का पूरा वैल्यू रख के आर का डिवाइड कर दो, तो एन ए बी अपॉन के इंटू आर। क्लियर। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी अगर आप लेंथ बढ़ाकर वायर का बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है ना। अगर हम किसी भी वायर का अगर लेंथ बढ़ाते हैं बेटा, ना लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ना, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ना। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमने लेंथ बढ़ाया, क्या बढ़ाया है, लेंथ बढ़ाया। अगर आपने लेंथ बढ़ाया तो लेंथ बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, राइट। अगर हमने लेंथ इंक्रीज करा, तो लेंथ इंक्रीज करने की वजह से है ना, हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। लेंथ इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। लेंथ इंक्रीज से नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज हो रहा है और हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर आप लेंथ को 2 गुना करेंगे, है ना, लेंथ को अगर 2 गुना करेंगे या फिर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे, तो करंट सेंसिटिविटी तो 2 गुना हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी अफेक्ट नहीं होगी। आपने टर्न्स को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 2 गुना, तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी अफेक्ट नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये नेसेसरी है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो आंसर है नो। कैसे, कि अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे किसी भी वायर का लेंथ इंक्रीज करके, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने की वजह से करंट सेंसिटिविटी तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर लेंथ बढ़ाया तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा, तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया उसी रेशियो में, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होने वाला है, सेम होना। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए लिया है कि हमारे पास टॉर्क क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इसका मतलब हमारे पास एम वेक्टर जो मैग्नेटिक मोमेंट और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच का एंगल क्या हो जाए, 90। या फिर जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एंगल क्या हो जाए, 90। इसीलिए हम हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं और हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा, हमने कुछ टाइम के अंदर ही जस्ट मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म को कंप्लीट कर दिया है। आप इस वाले चैप्टर को या इस पूरे 12th क्लास के इस मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।